अब नया टॉपिक दे दीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नया टॉपिक दे दीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको समझ लो पहले, तब इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, ये सॉलिड के केस में हम लोग लेके चल रहे हैं और बाकी बाद में सबके लिए डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल के लिए सॉलिड ले लिए, यानी कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर ले लिए, कोई भी इतना बड़ा स्लैब ले लिए, मान लो कॉपर का या एल्युमिनियम का, कोई भी एक मेटालिक स्लैब ले लिए, मान लो कॉपर का ही यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब इस मटेरियल को मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसी के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मान लो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो इस सैंपल को हमने 0 डिग्री पे रख दिया। ठीक है, इस सैंपल को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रख दिया। इस टेम्परेचर पे मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने R0 दे दिया है। तो हम लोगों ने देखा है इससे पहले जो हमने देखा है इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन मेटल्स, तो ये मेटल हम लोग लेके चले हैं, जाहिर है कॉपर है तो ये मेटल है, इसको हम लोग लेके चले हैं। यहाँ अगर हम लोग अब राइज इन टेम्परेचर कराएं, यानी पहले कंडीशन में मान लो केस 1 में या केस 0 मान लो इसको, केस 0 में हम लोग 0 डिग्री पे इस मटेरियल को हम लोगों ने रखा है, उस वक्त इसका रेजिस्टेंस मान लो कुछ भी हो जिसको हम लोग R0 हमने उसका नाम दे दिया। अब अगर हम लोग राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो आपने अभी देखा है क्या होता है राइज इन टेम्परेचर करने की वजह से मेटल में। अगर मान लो इस टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें और इंक्रीज करके मान लो किसी भी वैल्यू पे, मान लो T वैल्यू पे ला दें, T डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग ला दें, क्या होगा अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे? यस, इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो केस 0 था, मान लो केस 1 ले लेते हैं और केस 1 में हमने क्या किया, टेम्परेचर को राइज करके T डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ले आए। अब जाहिर है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और मान लो इस वक्त इसकी वैल्यू RT है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों को कंसेप्ट मिल गया कि टेम्परेचर के राइज करने से किसी मेटल्स के अंदर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, हमें इस कंसेप्ट को मैथमेटिकल फार्मूला के फॉर्म में भी लाना होगा। और इसी मैथमेटिकल फार्मूला को लाने के लिए जब हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो हमें एक अल्फा मिलता है और यही अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये कैसे आएगा और इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर हो रहा है और अब उसकी वैल्यू RT हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, तो देखो तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ केस 0 से केस 1 के बीच में। यस, तो चेंज इन टेम्परेचर को आपको लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाया गया होगा, स्मॉल चेंज को हम लोग डेल्टा T से इंडिकेट कर देते हैं। तो मान लो ये जो स्मॉल चेंज है ना, इसको हम लोग लिखेंगे RT माइनस R0, R0 या R0 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब कुछ लॉ को लिख लीजिए। ठीक है, अब कुछ लॉ को लिख लीजिए, तब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले जो कंडीशन आपको बताए हैं ना, इसी को पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए लेट अ मेटालिक कंडक्टर kept at a temperature, kept at a temperature 0 degree Celsius is having a resistance R0 at that particular temperature। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन छोड़ के अब लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले केस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के, लेट this metallic conductor be heated, let this metallic conductor be वाला be heated so that comma देके so that its temperature is raised to T degree Celsius, temperature is raised to T degree Celsius। ठीक है, comma देके at this temperature the resistance of the metallic conductor increases and has the value equal to RT। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, फुल स्टॉप दे दीजिए, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए।
कंडीशन आपको अभी तक समझ में आ गया कि हमने एक मेटालिक कंडक्टर को लिया 0 डिग्री पे, अगर इसका टेम्परेचर R0 है, हमने क्या किया, अब इसको हीट दिया, हीट देने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 डिग्री से T डिग्री हो गया, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करके R0 से RT हो गया। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मेटल्स के केस में, आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, जो कि RT माइनस R0 के बराबर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, नाउ इट इज फाउंड दैट द चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, ये पूरा लिख लो, डेल्टा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0, ये पूरा लिख लो, डिपेंड्स अपॉन, या सिर्फ डिपेंड्स लिख के छोड़ दो, डिपेंड्स, डेल्टा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिपेंड्स, और डिपेंड्स के बाद इस तरह से कोलन देके डैश दे दीजिए, डिपेंड्स के बाद इस तरह से कोलन देके डैश दे दीजिए, और नीचे पॉइंट वाइज लिखिए 1 2 3 करके। पहला पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्टली ऑन इट्स इनिशियल टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्टली ऑन द राइज इन टेम्परेचर, तीसरा लिख लीजिए, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हो गया सबका? ठीक है, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है और हम लोग समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस को समझा, रेजिस्टेंस को भी कैसे हमने समझा, तो हमने ओम्स लॉ के हेल्प से रेजिस्टेंस को समझा, रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज को जाना, हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस को समझा, और अल्टीमेटली इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, और कैसे राइज इन टेम्परेचर के वजह से मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस का राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर के वजह से अलॉयज के केस में टेम्परेचर का राइज होगा, और राइज इन टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में रेजिस्टेंस का फॉल होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हमारा टारगेट क्या है कि जो राइज मेटल्स के केस में, ठीक है, या अलॉयज के केस में जो राइज इन टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है ना रेजिस्टेंस का, तो जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं तो मैथमेटिक्स को एज ए लैंग्वेज की तरह हम लोग यूज करते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जाहिर है इस कंसेप्ट को अब मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन इस कंसेप्ट के लिए हमें निकालना होगा कि राइज होता है तो कितना राइज होता है, और एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक यूनिवर्सल इक्वेशन अगर हम लोग डिराइव कर लेंगे तो किसी भी केस में, किसी भी चेंज इन टेम्परेचर के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए हम लोग आराम से कैलकुलेट करके उस टेम्परेचर को कंप्यूट कर सकते हैं अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लें। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने क्या किया, तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक केस हमने लिया। इस केस में कोई भी मेटालिक कंडक्टर हमने लिया, मान लो कॉपर ही है, इस मेटालिक कंडक्टर को 0 डिग्री पे हमने रखा, और R0 मान लो उस वक्त कोई टेम्परेचर है, हमने एज्यूम कर लिया कि R0 टेम्परेचर है, सॉरी R0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस 0 डिग्री पे उस मटेरियल को हमने हीट किया, टेम्परेचर अब 0 डिग्री से राइज करके T डिग्री पे पहुंच गया, और हमने एज्यूम किया कि इस वक्त रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करके RT एक वैल्यू पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब इस केस में हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने फाइंड किया, हम लोगों ने समझा कि होता क्या है। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना डेल आर, तो हमने कुछ लॉज को देखा, और वो लॉ कहाँ से आए हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली करके ये चीज़ फाइंड किया है और हमें बताया है, ये फाइंड आउट हुआ है। तो हमने देखा, हम लोग जानते हैं, और हम लोग सीखेंगे कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, सॉरी ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, ये चेंज इन रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं, देखिए अभी लिखा है आपको पॉइंट। ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल आर, सॉरी ये डेल आर कर लो, डेल आर, ये डेल्टा टी हम गलती से लिखा दिए हैं, ये डेल्टा आर कर लीजिए। लिखने समय गलती से ये लिखा गया, डेल्टा आर कर लीजिए इसको। और लैंग्वेज में भी अगर गलती से डेल्टा टी आप लोगों ने लिखा हुआ तो डेल्टा आर कर लीजिए, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये चेंज इन रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से 3 फैक्टर पे? पहला पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डायरेक्टली, ठीक है, यानी ये जो डेल आर है ना, ये जो डेल आर है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू RT माइनस R0 है, तो ये डेल आर डिपेंड करेगा डायरेक्टली इनिशियल टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरा क्या है,
ये डिपेंड करेगा चेंज इन, डायरेक्टली डिपेंड करेगा राइज इन टेम्परेचर पे या चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। और तीसरा क्या है, किस पे डिपेंड करेगा ये, डेल आर, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, इन कंसेप्ट को मैथमेटिकल फॉर्मूला में लाना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहला चीज जो हमने सीखा यहाँ पे, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है माइनस आर नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं ये डेल्टा आर है। डेल्टा आर पहले रूल के हिसाब से डिपेंड करेगा इनिशियल टेम्परेचर पे। देखो तो यहाँ इनिशियल टेम्परेचर कितना था, आर नॉट, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, ये जो डेल्टा आर है किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा ना, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कह सकते हैं या तो डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू इस केस में कितनी है, टी माइनस जीरो, गॉट दैट, ठीक है। और नीचे क्या है, तीसरा है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा। चलो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे बाद में आएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के लिए ये दो ही काफ़ी है हमारे लिए। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेंज मटेरियल का क्या असर होता है, ठीक है। तो इससे अब इन दो लॉ को अगर हम लोग समराइज करें तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इन दो लॉ को अगर हम लोग समराइज करें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इन दो लॉ को समराइज करें, कंबाइन करें, मर्ज करें तो क्या मिलेगा, योर डेल आर हम लोग कह सकते हैं ना डायरेक्टली डिपेंड्स आर नॉट इंटू टी, सॉरी आर नॉट इंटू डेल्टा टी कर दो, ज्यादा एक्यूरेट होगा, आर नॉट इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं, ठीक है। अब LHS में जो डेल आर है ना उसकी पूरी वैल्यू लिख दो, LHS में जो डेल आर है इसकी वैल्यू लिख दो, क्या वैल्यू है इसकी, डेल आर की क्या वैल्यू है, गॉट दैट। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब निकाल लीजिए वैल्यू, इसको अरेंज कर लीजिए। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में लाना है, अपने कंसेप्ट को मैथमेटिकल इक्वेशन में लाना है। ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन है। प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को इक्वलिटी इक्वेशन में लाएंगे तो क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यस, एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से, ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर से या कॉफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कॉफिशिएंट कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आता है। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से ऑन कैलकुलेशन हमें ये वैल्यू मिलती है जो कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उस वैल्यू का नाम ही हम लोग अल्फा देते हैं, और इसका नाम हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, गॉट दैट। और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लो अल्फा कितना मिल रहा है आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, कैलकुलेट इट। तो हम लोग कह सकते हैं ना अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। ये वैल्यू अल्फा की हमें मिलेगी इस इक्वेशन से, ठीक है। अब निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज दैट मान लो, अगर हम लोग मान लें आर नॉट अगर 1 डिग्री है, ठीक है, सपोज दैट अगर हम लोग मान लें कि आर नॉट की वैल्यू 1 डिग्री है, सॉरी आर नॉट की वैल्यू 1 ओम है, और टेम्परेचर T जो है ना वो 1 डिग्री है, मान लो। इस केस में पहले इसको लिख लीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर A, मेक इट इक्वेशन नंबर A, और इस केस में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इक्वेशन नंबर A को, तो हम लोग लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट, और डेल्टा टी की भी वैल्यू अगर हम लोग दे दें तो कितना वैल्यू मिलेगा डेल्टा टी का, टी माइनस जीरो यानी टी माइनस जीरो यानी टी, ठीक है।
तो ये इक्वेशन नंबर ए को और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर एक केस हम लोग एज्यूम कर लें, लिख लो, नाउ एज्यूमिंग आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओम। नाउ एज्यूमिंग आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओम एंड T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पुट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू मिलती है? कितना मिलेगा? RT आएगा ना। ठीक है, या अगर मान लो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, अब बताइए इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी तरह, जिस तरह इसको एजम्पशन को यूज करके हमने निकाल लिया। कौन सा एजम्पशन था? हमने वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब ले लिया, यानी लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और इस एजम्पशन से हमने कह दिया कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का होगा वो उस मटेरियल के 1 मीटर क्यूब के सैंपल के दो अपोजिट फेसेस के बीच के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। उसी तरह यहाँ भी देखो हमने एजम्पशंस ले लिया कि अगर R0 1 ओम के बराबर है, अगर T 1 डिग्री के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिल रहा है। इससे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिखिए, अब लिखिए तब समझाते हैं इसको। लिखिए द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, या ऐसे लिख लीजिए द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा जो हम लोग है ना, ये सिंबल है उसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, of a material may be defined as, अब ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस है ना। the temperature coefficient of resistance of a material may be defined as the rise in resistance। डेल्टा आर क्या है? राइज इन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए और समझते भी जाइए इसको। ठीक है, ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। तो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द राइज इन रेजिस्टेंस पर ओम। हाँ, हाँ हाँ वैसे हो जाएगा, लेकिन हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी डेल्टा आर ही लेके चल रहे हैं, उसकी वैल्यू को नहीं पुट कर रहे हैं एजम्पशन में। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम लोग नहीं पुट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो RT के बराबर आएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें उसको एक्सप्लेनेशन में लाना है चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर। जैसे देखो, एक मिनट रुक जाओ, कुछ स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड कर दें। देखो होता क्या है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हम लोग जहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे? ये ब्लॉक जो था h हाइट पे था, यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, m मास के ब्लॉक के लिए, और यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो हम लोग कहते थे कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgh माइनस 0 इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो चाहते तो हम लोग लिख सकते थे ना ये डेल E के बराबर है या डेल U के बराबर है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू भले ही उसकी mgh के बराबर है, या डिटेल से हम लोग कहें तो mgh माइनस 0 के बराबर है। उसी तरह यहाँ डेल R हम लोग लिख रहे हैं, जो कि अंडरस्टूड है RT माइनस R0 के बराबर है। तो यहाँ अंडरस्टूड था कि चेंज से हमें मतलब है, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल में भी समझाया था कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस से हमें मतलब होता है। 1.5 वोल्ट की अगर बैटरी है, अगर ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब है कि हायर पोटेंशियल प्लेट 1.5 वोल्ट पे है और लोअर पोटेंशियल प्लेट 0 वोल्ट पे है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बोल दें 1.5 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? 1.5 माइनस 0 यानी 1.5 माइनस 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी तरह यहाँ भी mgh माइनस 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको डेल U से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ डेल R क्या है? चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर है, उसका मतलब ही है RT माइनस R0। अब R0 की वैल्यू 0 ले लो, R0 की वैल्यू 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? गॉट दैट? ठीक है, आगे लिखिए इज इक्वल टू द राइज इन रेजिस्टेंस, या लिख लो ओब्लिक करके राइज इन रेजिस्टेंस या ओब्लिक करके इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। द राइज इन रेजिस्टेंस
या ओब्लिक करके लिख लो, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, ये सब मटेरियल का अल्फा अलग अलग होगा, इसीलिए ऑफ अ मटेरियल बताया जा रहा है। यहाँ इस केस में कॉपर के लिए हम लोग लिख रहे हैं अल्फा हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा, लेकिन कांस्टेंट होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करेगा तो हर एक मटेरियल का अल्फा भी वेरी करेगा, आएंगे उस पर हम लोग। अल्फा किसके बराबर है? अल्फा है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। ये किसके बराबर है, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो ये राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बराबर है। गॉट द डेफिनेशन? समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लेके हम डिराइव करेंगे, तो कल जो इक्वेशन बता रहे थे उस पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ये इक्वेशन को लेके चलो, ये इक्वेशन को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस या राइज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू को डाल दो, आर टी माइनस आर नॉट टी, और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? तो हम लोग लिखेंगे अल्फा आर नॉट टी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। अरेंज कर लीजिए इसको, अरेंज करने से क्या मिलेगा? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी। ठीक है, और ये टी क्या था? यहां पे टी कैसे आया था? एक्चुअल इक्वेशन ये क्या था? चेंज इन टेम्परेचर था ना, चेंज इन टेम्परेचर यानी ये डेल्टा टी था, और डेल्टा टी में टी माइनस 0 करने पर टी आया था। यानी इसको अगर और ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कैसे? यहां जो था वो एक्चुअली में डेल्टा टी था, डेल्टा टी की वैल्यू जो थी, डेल्टा टी की वैल्यू जो थी वो टी माइनस 0 थी, इसलिए ये टी के बराबर आया था। हम ओरिजिनल वैल्यू डेल्टा टी को वापस यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इतना समझ में आया? ये स्टेप सबको समझ में आया? ठीक है, अब आगे आ जाइए इसमें। आर नॉट को कॉमन ले लीजिए, देखो यही इक्वेशन बता रहे थे ना कल, पिछले क्लास में यही इक्वेशन बता रहे थे ना। यही इक्वेशन से आपका रेजिस्टेंस वेरी करता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर इनिशियल टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस ये है तो ये जो चेंज आएगा, इस चेंज को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन से एक दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग कंडीशन लिए थे ना कि इनिशियल टेम्परेचर 0 था, ठीक है, और तब रेजिस्टेंस आर नॉट था। अगर हम लोग मान लें, उसी सैंपल पे फिर से आ जाओ, जैसे ये सैंपल अभी हम लोग कॉपर का लिए थे थोड़ी देर पहले, इसमें माने थे कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है और इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है। फिर हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर को राइज करके टी डिग्री के बराबर कर दिया और तब ये हमने लेके चला और इससे ये क्वेश्चन हम लोग डिराइव किए। अब इसी केस को दूसरे तरह से अगर ले लें, इसको जनरलाइज अगर हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यही मटेरियल पहले T1 टेम्परेचर पे है और T1 टेम्परेचर पे अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, यही मटेरियल को अगर हीट करके T2 टेम्परेचर पे लाएं और तब रेजिस्टेंस R2 होगा, तो इस केस का जो इक्वेशन लाए ना, इसी इक्वेशन से इसका इक्वेशन हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। बस वैल्यू को पुट करना होगा। तो RT के जगह क्या पुट करना होगा? R2, R0 के जगह पुट करना होगा R1, 0 डिग्री के जगह पुट करना होगा T1 डिग्री और T डिग्री के जगह T2 डिग्री। इसी इक्वेशन से वो भी निकल जाएगा। कैसे? तो इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट कर दें ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता था? तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डेल्टा टी 0 होता था। इस केस में क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो लिख लीजिए, हम लोग कह सकते हैं ना R2 इज इक्वल टू R1
डेल्टा टी लिखें या T2 माइनस T1 लिखें, चाहे तो डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अल्टीमेट इक्वेशन मिल गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर T टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 पर अगर हम लोग ले गए तो अगर रेजिस्टेंस R2 है तो ये इंक्रीज होगा, वो इस लॉ से, इस मैथमेटिकल रिलेशन से गवर्न होगा। गॉट दैट? और इसी तरह हम लोग देखते हैं, ये तो रेजिस्टेंस हो गया ना, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसमें भी वेरिएशन होता है। और सिमिलर इसी तरह का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस में करते हैं तो उसका भी हमें इसी तरह से सिमिलर इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। और उसका इक्वेशन भी बस इसी तरह का एनालिसिस उसमें भी करेंगे। मान लेंगे कि T1 टेम्परेचर पे ρ1 है रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, T2 टेम्परेचर पे ρ2 है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उससे भी जो इक्वेशन डिराइव होकर आएगा वो भी इसी तरह का आएगा। और यहाँ हम लोग कहेंगे कि वो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 के बराबर है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चाहे रेजिस्टेंस हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इस मैथमेटिकल रिलेशन के हिसाब से। गॉट दैट? इसको कर लीजिए करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से वो रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आज का क्लास रहने दें इतना। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो तो फिनिश करते हैं यहाँ पर क्लास। ठीक है, थैंक यू।